Welcome to my YouTube channel, my dear students. Learn daily new things with पूजा प्रजापति। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को नंबर सिस्टम पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा, सभी संख्याओं की नॉलेज अच्छे से हो गई होगी। आज मैं अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको आगे की संख्याओं और गुणनखंड के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और 10th 12th के एग्जाम में काम आती है और आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कल हमने 12 संख्याओं की नॉलेज ली थी, आगे की संख्याओं के बारे में आज जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। सम्मिश्र संख्या संख्याओं का एक ऐसा रूप है जिसमें आपका वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर दो नंबर आते हैं, a प्लस आई बी, ये इसकी फॉर्म होती है और z से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब इसमें दो पार्ट्स है, एक तो है a और एक है i के साथ जुड़ा हुआ b। तो a को तो बोलते हैं जिसके साथ i नहीं जुड़ा होता, उसको खाली वाले भाग a को बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट हिंदी में कहते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग। वास्तविक भाग। और जो आई के साथ जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक, काल्पनिक भाग। काल्पनिक, काल्पनिक भाग इसको बोलते हैं हम काल्पनिक भाग। अब ये आई क्या है, यहाँ पर मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। आई का अर्थ होता है, यहाँ पर आई का मीनिंग होता है आयोटा। इसको आयोटा बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आई को काल्पनिक नंबर क्यों बोला गया है। आई जो है ये इसका मान होता है रूट ऑफ -1, यानी कि रूट, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक जो मान होता है उसको बोलते हैं आई। और ये क्या कहलाता है, काल्पनिक कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है। अब अगर मैं दोनों साइड का क्या कर दूं, वर्ग, तो आप कहोगे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा -1। तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है यहाँ पर -1। याद रखना है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसको हम काल्पनिक भाग बोलते हैं। ए और बी यहाँ पर क्या होती है, ए और बी यहाँ पर वास्तविक भाग होते हैं। ए और बी यहाँ पे वास्तविक संख्याएं होती है। ए पार्ट होता है वास्तविक और आई के साथ जो हमेशा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने कहा z इक्वल टू 2 - 3i। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर a वास्तविक भाग बताइए तो आप कहोगे वास्तविक भाग है 2। मैं कहूँ अगर यहाँ पे इमेजिनरी भाग b बताइए तो b आप कहोगे -3। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आप इस तरीके से a और b का मान निकाल सकते हो, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का मान निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसी भी संख्या का स्थानीय मान और वास्तविक मान कैसे निकालोगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान, जातीय मान, और इसको कहते हैं हिंदी में प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने कोई डिजिट लिखी है, एक 9 3 8 7 1। मैंने कहा है इसमें स्थानीय मान बताइए 8 का, 8 नंबर 8 का स्थानीय मान बताइए और जातीय मान। पहले मैं आपको जातीय मान समझा देती हूँ। किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है, फेस वैल्यू वही संख्या होती है। जातीय मान 8 का जातीय मान क्या होगा, 8। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3। 9 का जातीय मान क्या होगा, 9। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7। 1 का जातीय मान क्या होगा, 1। यानी कि फेस वैल्यू वही संख्या होती है जिसके बारे में पूछा जाता है। तो जाके उम्मीद है हमारी डियर स्टूडेंट्स को फेस वैल्यू के बारे में पता चला होगा कि फेस वैल्यू, फेस का मतलब है जो उसका जैसा फेस वैसी उसकी वैल्यू। अब मैं आपको बताती हूँ
कि स्थानीय मान, जैसे मैंने कहा इसी संख्या में 9 3 8 7 1 में आप प्लेस वैल्यू बताइए 8 का ही, 8 का क्या बताइए, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान बताइए। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि वंस, टेंस, 100 कौन से प्लेस पर आ रहा है, 100। जितने प्लेस पर आ रहा है उतनी ही प्लेस की वैल्यू की जगह क्या लिख देते हैं, 0, यानी कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 800। ये क्या होगा इसका स्थानीय मान, प्लेस या वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या है, वंस पर है तो गुना 1 कर देंगे, टेंस पर है तो गुना 10 कर देंगे, 100 पर है तो गुना 100 कर देंगे, 1000 पर है तो गुना 1000 कर देंगे, और 10,000 पर है तो गुना 10,000। यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है जिस प्लेस पर वो रखा है उतने ही संख्या से उसकी गुना करके हम प्लेस वैल्यू बता देते हैं। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में डिफरेंस समझ आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीपल एंड फैक्टर, गुणज और गुणनखंड। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है, और यहां से काफी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को मल्टीपल, गुणज और फैक्टर्स में काफी कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीपल एंड फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीपल्स यानी कि गुणज और गुणनखंड, गुणनखंड में क्या डिफरेंस होता है मैं आज आपको बताती हूँ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या ली है 12, मैंने कहा है इसके गुणज बताइए, मैंने कहा 12 का गुणज बताइए। गुणज का मतलब मल्टीपल बताइए, क्या बताइए, मल्टीपल बताइए। मल्टीपल का मतलब होता है जो भी 12 की टेबल में है, गुना में है। गुणज का मतलब मल्टीपल यानी गुना में है उसके, जैसे कि 12 का टेबल 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड सो ऑन। ये इसके क्या कहलाते हैं, गुणज, यानी कि 12 से कंप्लीटली डिविजिबल। याद रखना 12 से कटने वाले सारे की सारी संख्याएं, देखो 12 से कटता है, 24 भी 12 से कटता है, 36 भी 12 से कटता है, यानी कि 12 से कटने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, गुणज कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं जो 12 का टेबल है सिंपली 12 के गुना में है, वो सब क्या कहलाते हैं, 12 के गुणज। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसी संख्या के 12 के गुणनखंड कहती हूँ कि गुणनखंड बताइए। फैक्टर बताइए, फैक्टर किसे कहते हैं, क्या बोला है मैंने, फैक्टर बताइए, फैक्टर किसे कहते हैं। अब 12 के फैक्टर्स किसे कहते हैं, 12 के जो 12 को डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, जो यानी कि 12 को कंप्लीट कट करते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि 12 को एक 12 को कंप्लीटली कट करेगा, दो 12 को कंप्लीटली कट करेगा, 2 6 12, फिर 3 चौक 12, यानी कि ऐसे टेबल जिससे 12 कंप्लीटली कट जाए वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। 4 से 12 कंप्लीटली कट जाएगा, 6 से 12 कंप्लीटली कट जाएगा, और 12 से 12 कंप्लीटली, यानी कि 12 के गुणनखंड की टोटल संख्या अगर पूछ ली जाए 1 2 3 4 5 6 टोटल गुणनखंड ऐसे है, फैक्टर्स ऐसे हैं जो 12 को कंप्लीट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 12 से डिविजिबल है वो कहलाते हैं गुणज, 12 को डिवाइड करते हैं वो कहलाते हैं आपके फैक्टर्स। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस समझ आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। गुणज का मतलब है 12 के गुणज कितने हो सकते हैं, 12 के गुणज हो सकते हैं इनफाइनाइट, चलते ही चले जाएंगे। तो गुणज से तो रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते क्योंकि वो तो उसका मतलब हो गया गुना में है, बट यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड क्या है पे फिक्स है। देखिए यहाँ पे 12 के गुणनखंड आप कहोगे कितने आए निकल के, 6 आ गए। अब लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी संख्या के आपसे क्या पूछ लूं गुणनखंड, जैसे कि मैंने कहा 120 के गुणनखंड बताइए, तो आप निकाल तो लोगे लेकिन इसमें क्या लगेगा, आपका टाइम लग जाएगा। तो मैं इसका आपको एक मेथड बताती हूँ कि 120 के गुणनखंड हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मेथड बताती हूँ कैसे भी किसी भी नंबर के कितनी भी बड़ी संख्या है गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंड फैक्टर्स में डिफरेंस समझ आया होगा। तो चलिए मैं अब आपको गुणनखंड, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं बट गुणनखंड किसी भी संख्या के निश्चित होते हैं। तो गुणनखंड लेकिन
बड़ी से बड़ी डिजिट्स के काफी बहुत सारे गुणनखंड निकल सकते हैं। तो गुणनखंड कैसे निकाले वो आपको मैं बताती हूँ। मैं आपको अब गुणनखंड निकालना बताती हूँ, फैक्टर्स निकालना बताती हूँ कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप इजीली गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ और फिर बड़ी से बड़ी डिजिट का हम गुणनखंड इजीली निकालना सीख जाएंगे। देखिए 80 है, जैसे 80 के पहले तो आप देखिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 1 से कट जाता है, 2 से, फिर 4 से भी कट जाता है, 5 से कट जाता है, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाता है, 10 से कट जाता है, 16 पंजे 80, 16 से कट जाता है, 20 से कट जाता है, 40 से कट जाता है और ये 80 अपने आप से कट जाता है। तो कुल गुणनखंड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो चलो छोटी सी डिजिट थी, हमने इसको काट के देख लिया कि 10 गुणनखंड आ रहे हैं। बट अगर इससे बड़ी डिजिट आ जाए तो मैं आपको पहले मेथड इसी के बारे में सिखा देती हूँ कि कैसे निकालना है। आप 80 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए एलसीएम के रूप में। 2 चौक 8 0 की 0, 2 दूनी 4 0 की 0, 2 एकम 2 0 की 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। आपने इसको प्राइम फैक्टर निकाल लिए, तो आप प्राइम फैक्टर के रूप में इसको गुणा के रूप में लिख लीजिए। 80 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है स्टेप, आपको जो पावर दिख रही है उसमें 1 जोड़ना है। पावर में क्या करना है 1, 2 की पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ूंगी 5, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ूंगी तो 2, 5 दूनी 10। आपके क्या निकल जाएंगे? डायरेक्ट फैक्टर। यानी कि आपको इनमें एक एक जोड़ के इनके डायरेक्ट गुना करके फैक्टर्स निकल जाते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल लेके भी दिखाती हूँ। ये तो छोटा एग्जांपल था। मान लिया मैंने कहा 2160 के फैक्टर्स बताइए कितने आएंगे। 2160 के एक डिजिट है आपकी, एक नंबर है 2160, 2160 के फैक्टर्स बताइए कितने आएंगे। मैं आपको इसमें 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी। 2160 तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एलसीएम ले लीजिए। 2 एकम 2, 1 नहीं चलेगा 16, 0 लगा के 2 8 16, 0 की 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 के 6, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। आप कहोगे ये ब्रेक हो गया है। 2 की पावर 1 2 3 4, 4 में, 3 की पावर 1 2 3, 3 में और 5 की पावर 3 की पावर 3 में और 5 की पावर 1 में। ये इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में ब्रेक कर दिया है हमने। अभी मैंने आपको बताया आपको केवल गुणनखंड बताने हैं तो पावर में एक एक जोड़ते चले जाएंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 और 20, 20 दूनी 40। तो इसके कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 40। अब 40 कैसे निकालोगे आप? बहुत टिपिकल हो जाता है आपके लिए, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो। अब मैंने इसमें ये तो इसके है कुल गुणनखंड, ये आपके क्या है इसके कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड आए। इसी में मैंने आपसे पूछ लिया कि सम गुणनखंड इवन फैक्टर्स बताइए। क्या पूछ लिया मैंने आपसे? इसमें सम गुणनखंड बताइए आप कैसे निकालोगे। ये भी बहुत इजी है सम गुणनखंड। अब सम किसे कहते हैं? सम कहते हैं जो 2 की पावर 2 के मल्टीपल में हो। जैसे कि कहा मैंने 2 के साथ कोई डिजिट गुना में है तो वो सम डिजिट होगी। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 2 होना चाहिए। किसी भी मल्टीपल के बाहर क्या होना चाहिए? 2। तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो? 2 कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब आपको पावर में ऐड करना है। अब वही करते हैं जो करते हैं, पावर को पावर में एक ऐड करके से फैक्टर्स निकल जाएंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ये सम गुणनखंड। अगर ये पूछ ले इसी में विषम गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? विषम गुणनखंड। इसमें पूछ सकता है कि क्या? विषम गुणनखंड निकालिए, ओड फैक्टर्स निकालिए, ओड फैक्टर्स इसके गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकालिए। तो आप ओड फैक्टर्स कैसे निकालोगे इसके? ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स। तो ओड फैक्टर्स के लिए आप क्या करोगे? ओड में कभी भी 2 नहीं आता है तो आप 2 को नेग्लेक्ट कर दोगे, 2 को हटा दोगे। विषम में याद रखना है 2 वाली डिजिट नहीं लेनी है। अब बाकी जो बचेंगे उनकी पावर कितनी है? 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 1, तो 4 दूनी 8।
तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 8। 8 इसके विषम गुणनखंड है और 32 सम, और टोटल मिला के कुल है 32 और 8 40। उम्मीद है हमारी डियर स्टूडेंट्स को गुणनखंड निकालने आए होंगे, चाहे सम पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे कुल पूछे। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, उसमें एक चीज और पूछ लेता है कि गुणनखंडों, जितने भी गुणनखंड आए हैं उनका योग बताइए, कुल गुणनखंडों का योग बताइए, योग कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन से लेके योग निकालना सिखाती हूँ, गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। इसी क्वेश्चन से मैं आपको गुणनखंडों का योग निकालना सिखाती हूँ। अब ये क्वेश्चन पूछता है आपका गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग पूछ लेता है कभी कभी आपके एग्जाम में। अभी इसके मैंने फैक्टर निकाले थे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 आया था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर योग पूछे कुल गुणनखंडों का तो इसमें भी आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 से लेके चलना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, कहाँ तक जाना है, जहां तक पावर है। लेना कहां से है, 0 से, गुना 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, अब गुना 5 की पावर 0 गुना 5 प्लस 5 की पावर 1, बस ये इसका योग हो जाएगा। आप इजीली निकालो। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ये 16, ऐसे ही 3 की पावर 0 1 3 3 की 9 3 की 9 की 27 और 5 की पावर 0 1 5 की पावर 5 5 की पावर 1 5, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 में 16 ऐड करेंगे, 6 5 11 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 गुना 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 में 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40, 13 में 27 जोड़ेंगे तो 40, 5 और 1 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इजीली 4 कम 4 और 4 3 12, इसकी गुना करनी है 6 में, 6 0 0, 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल का 1, 6 कम 6 और 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर 7440। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को सारे कुल गुणनखंडों का योग निकालना आया होगा, फैक्टर्स का योग, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को गुणनखंडों का योग भी निकालना आया होगा। अब अगर मैं इसमें सम पूछ ले तो सम के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर 0 से क्या बन रहा है 1, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, 2 की पावर 0 को हटा दूं, इसमें ही क्या पूछ सकता है आपसे, सम गुणनखंड निकालिए, इसके सम गुणनखंड निकालिए। तो सम गुणनखंडों के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर 0 इसको हटा दो क्योंकि इससे क्या बन रहा है 1, और 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 31 बन रहा है, 31 तो नहीं होना चाहिए, तो बस 2 की पावर 0 हटा देंगे, बाकी एज इट इज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 3 चौक 12, 1200 गुना 6, 12 6 72, तो कितना आ जाएगा 7200। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को सम गुणनखंड निकालने आएंगे। विषम पूछे तो विषम में ये छोड़ दोगे आप, बिल्कुल 2 की पावर 4 वाला कंप्लीट, 2 की पावर 4 ये बचेगा आपका, ये आपका विषम गुणनखंड हो जाएगा। विषम गुणनखंड के लिए क्या करोगे आप, विषम गुणनखंड में हो जाता है आपका ये, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा था आपका 40 और ये आ रहा था आपका 6, 4 6 24, तो 240 आपके क्या आ जाएंगे विषम गुणनखंड, ये क्या आ जाएंगे आपके विषम गुणनखंड। याद रखना है विषम गुणनखंड के लिए आपको 2 वाला नहीं लेना है, और सम के लिए आप 2 की पावर 0 वाला छोड़ दोगे, बाकी एज इट इज लेके चलोगे। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को आज जो मैंने समझाया फैक्टर, मल्टीपल्स और सम्मिश्र संख्या अच्छे से समझ आई होगी। अगर माय डियर स्टूडेंट्स की फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड मेरी वीडियो को मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।